आपने नागरिकता कानून पढ़ा है? मैंने पढ़ा है। आपने पढ़ा है? हाँ। बताइए वो किसके खिलाफ है? वो क्या वो किसी के खिलाफ है? वो भारत के विचार के खिलाफ है जो कहता है कि हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। और अगर हम अत्याचार नहीं। की बात करते हैं तो आदर्श रूप में हमें अत्याचार को उसके शिकार व्यक्ति के धर्म से परे देखना चाहिए। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? देखिए, हम अल्पसंख्यक अत्याचार की बात कर रहे हैं, सही है। धार्मिक अत्याचार की नहीं। बगल के देश में, हमारे देश में नहीं। इसका भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भारतीयों पर लागू होता है। इसका संबंध उन लोगों से है जो बंटवारे के समय वहीं पर रह गए। वो ये सोचकर रुक गए कि वो वहां भी अच्छा जीवन जी लेंगे। किसी ने असल में नहीं समझा कि ये दो देश इतने अलग हो जाएंगे। किसी ने नहीं समझा कि ये लकीर क्या है। तो जो लोग वहां फंस गए और उन्हें सताया गया, उनके लिए जो 10-15 साल से यहाँ हैं और उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास पहचान नहीं है, आप सिर्फ उन्हें एक पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। आप नए लोगों का स्वागत नहीं कर रहे। आपने कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप समझें। आपने ये एक्ट पढ़ा है? हाँ। बताइए, क्या ये किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ है? नहीं, लेकिन मुद्दा ये है कि उस आपने नहीं को आस्था ठीक की से बात कहिए। की। हाँ, मैं समझाता हूँ। क्या ये अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के बारे में नहीं होना चाहिए? धर्म चाहे कोई भी हो। ऐसा क्यों है कि अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं नहीं नहीं और नहीं, उत्पीड़ित हैं प्लीज। तो आपका भारत में स्वागत है, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो नहीं। और नहीं नहीं, खासकर देखिए आपके ये जैसे आध्यात्मिक गुरु से। नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत तरीके से इसे देख रहे हैं। आप अभी कैमरे पर विवाद चाहते हैं, मुझे यही लगता है। ठीक है, प्लीज ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि ये देश के बारे में है। हाँ। अभी ये अल्पसंख्यक अत्याचार है, मतलब धार्मिक अल्पसंख्यक, क्योंकि वो धार्मिक देश है। वो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, वो धर्म वाले देश हैं। और उन सभी पर एक स्तर पर अत्याचार हुआ है। तो वो सभी जो पीड़ित हैं, वन टाइम, ये एक बार की छूट है। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही यहाँ हैं। 2014 के बाद आप नहीं आ सकते, वो पहले ही यहाँ हैं। अब आप कह रहे हैं हर कोई क्यों नहीं आ सकता? जो लोग पीड़ित हैं। नहीं नहीं, क्या देश में जनसंख्या कम है? क्या हमारे देश में जनसंख्या की कमी है? हमें किसी की जरूरत नहीं है। हिंदू, सिख, ईसाई, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मगर वो पहले से हमारे यहाँ है, बिना पहचान के। ये सिर्फ इसी बारे में है। तो अगर आप इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप विवाद चाहते हैं, तो आप उसे बना सकते हैं। मगर मैं बस ईमानदारी से कह रहा हूँ, जहां तक मुझे लगता है इससे कोई भारतीय नागरिक प्रभावित नहीं होगा। मगर मैं देखता हूँ टेलीविजन कैमरों पर ये बेचारी मुस्लिम महिला, 21 साल की एक युवा महिला, एक बच्चे के साथ कोई टीवी एंकर माइक्रोफोन दिखाकर पूछता है ये क्या है। वो कहती है हम सब भारतवासी हैं, सिर्फ मुसलमान होने के कारण हमारी नागरिकता क्यों ली जा रही है। मगर एंकर कोई कोशिश नहीं करता कि उसे सही करे और कहे ये सच नहीं है, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। वो ऐसा नहीं कहता, बस विवाद के मजे लेता है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये सच है? उस युवा मुस्लिम महिला की नागरिकता चली जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगर डर का आप क्या करेंगे? डर की भावना दिख रही है। आप देख रहे हैं कि देखिए, शाहीन बाग में क्या हो रहा है। ये विफलता, इसकी वजह वो चीजें हैं जो बताई जा रही हैं। सरकार निश्चित रूप से इस बात को स्पष्ट रूप से समझाने में विफल रही है। ठीक है, जो किसी और के लिए है, आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप ये सोचकर विरोध कर रहे हैं कि ये आपके खिलाफ है, मगर किसी ने इसे इसी तरह समझाया है। ठीक है, और अब आप भी वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत कहिए। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये देश की बात है। ये बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, क्योंकि इसका देश के हिंदुओं से या देश के मुसलमानों से संबंध नहीं है। ये उन लोगों की बात है जो इस देश में आ चुके हैं दूसरे देश से, बिना किसी पहचान के। आप बस उन्हें वन टाइम पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि कैसे सरकार अपने संवाद में विफल रही। आपके ख्याल से कहाँ गलती हुई? इस मामले को कैसे संभाला जाना चाहिए था? शायद इतना मामूली मुद्दा उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसे इस तरह संगठित किया जाएगा। ये निश्चित रूप से भूल है, इसमें कोई सवाल नहीं है। दुर्भाग्यवश ये विफलता है। अभी यहाँ भारतीय राज्य हैं, कर्नाटक है और मध्य प्रदेश है, जिन्हें निवेश वगैरह की जरूरत है। मुझे बताइए, अभी अगर आप चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का जबरदस्त विकास हो, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बाहरी निवेश। हम $2 ट्रिलियन का निवेश चाहते हैं। कौन ऐसी जगह अपना पैसा लगाएगा जहां सड़क पर बसें जलाई जा रही हैं? आप सभी ने दुर्भाग्य से इसके मजे लिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। सड़क पर बसें जल रही हैं। पहले तो सभी बसें सरकार की नहीं है, बसें हमारी हैं। आप उसे क्यों जला रहे हैं? वो हमारा पैसा है। और कौन आकर हमारे देश में निवेश करेगा जब बसें जल रही हैं?
आप लोगों से साफ साफ क्यों नहीं कहते ये आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है? ये सच नहीं है, इसे लेकर उत्तेजित ना हो। नहीं, क्या क्या आपको लगता है कि काफी डर इसलिए भी पैदा हुआ क्योंकि वरिष्ठ मंत्रियों ने शुरू में एनआरसी और सीएए को आपस में जोड़ा? संभव है। इसलिए काफी कुछ जरूरी नहीं है कि मीडिया का पैदा किया हो। संसद ये में सच अलग है। अलग टिप्पणियां थी, बयान थे। मैं मानता हूं, मैं ये मानता हूं। कुछ लोगों ने शेखी मारते हुए कहा, हम इससे तुम्हें कैसे हिट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि ये नीति क्या है, ये कानून क्या है। तो कुछ लोगों ने शेखी मारी, कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, ये सब हुआ है। लेकिन समझिए, एक देश के रूप में अब भी हमारे 40 करोड़ लोग हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिला है। हाँ। उनके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें विकास के लिए निवेश चाहिए। आपको कहीं से कोई निवेश नहीं मिलेगा जब आप उन्हें सड़क पर जलती बसों की तस्वीर दिखाएंगे। मैं ऐसी जगह अपना पैसा नहीं लगाना चाहता जहां चीजें जलती हैं। कौन ऐसा करना चाहता है? आप यहाँ दावोस में हैं, आपने भारत के बारे में क्या बातें सुनी? ये बसें जलाना, सामाजिक अशांति, क्या ऐसा है? क्योंकि हमने कमलनाथ से बात की। हर कोई भारत की संभावनाओं को लेकर उत्साहित है। साथ ही ये सवाल बार बार मेरे सामने आया है, नागरिक अशांति क्यों है? लोग आपसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, वे आपसे क्या पूछ रहे हैं वही सदगुरु? चीज, क्या चीजें नियंत्रण में हैं? क्या नरेंद्र मोदी सरकार का उस पर नियंत्रण है जो देश में हो रहा है? मैंने कहा बिल्कुल है, क्योंकि ये युवा हैं, इसीलिए वो उनके साथ कठोरता से पेश नहीं आना चाहते। चीजें हो रही हैं, जो भी। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मगर मैं निश्चित रूप से देश के लिए बोल रहा हूं। मैं कहता हूं, अगर हम किसी चीज पर असहमत हैं तो बहस करने की जगहें हैं। ऐसा करने के लिए एक संसद है। अगर संसद काफी नहीं है तो हम बहस आयोजित कर सकते हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म हमेशा बहस का इंतजार करते रहते हैं। Debates are possible. Why burn the bus? बहस संभव है। क्यों बसों को जलाकर ऐसा नजारा पेश करना जो पूरी तरह देश की नकारात्मक छवि बनाती हो? क्या आपको लगता है कि ये ऐसे समय में मौका गंवाना है जब 40 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है? बांटने वाले मुद्दों पर यह पूरा फोकस, क्या ये एक तरह से मौका गंवाना है? नहीं, इसे देखने का एक तरीका ये है, देखिए, देश में विवादास्पद मुद्दे हैं। जी। अगर आपके पास उनसे निपटने का साहस नहीं है तो आप अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकते। तो तत्काल उन्हें किनारे रखते हुए अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना किसी भी सरकार के लिए समझदारी की बात है। मगर लोगों को भी समझना और शामिल होना चाहिए। हमें समझना चाहिए, अभी भारत का एकमात्र फोकस होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार में कौन है, जिसे भी लोग चुनेंगे वो सरकार में होगा। अब मैं आपसे ये सवाल फिर पूछता हूँ, क्या ये सच है कि ये सीए किसी विशेष समुदाय के खिलाफ है? क्या ऐसा है? ये एक समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता पाने से रोकता है, अरे, अगर वे अपने ही देश में सताए हुए हों। ये सच नहीं है। भारत में कोई भी नागरिकता पा सकता है। बस ये है, जो लोग पहले से यहाँ हैं पूरी तरह, कुछ लोग आ रहे हैं, बाकी सामान्य प्रक्रिया से आ सकते हैं। मगर सर, मैं एक सिख परिवार से आया हूँ। हमारे गुरुद्वारों में आप आकर लंगर खा सकते हैं, आप चाहे कोई भी हो। हम नहीं देखते कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख राहुल, या ईसाई व्यावहारिक हैं। चीजों की बात करते हैं। जी। सिर्फ 72 साल पहले हमारा बंटवारा हुआ है। किस आधार पर? दुर्भाग्य से धार्मिक आधार पर। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने जिस भी वजह से ऐसा किया, उस समय हमारी वही समझ थी। अब जो लोग वहीं रह गए थे, जिन्होंने सोचा कि वो उस पार ठीक रहेंगे, पर अब वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया, शादी कानूनी नहीं थी। 2017 तक हिंदू शादी कानूनी नहीं थी। अब जो लोग इसके बारे में बात करते हैं, अरे 2017 तक उन्होंने सुधार लिया। 1948 से 2017 तक क्या करें? आपकी शादी कानूनी नहीं है। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? नहीं, लेकिन अहमदिया और हजारा लोगों पर आपका क्या तर्क है? अपने देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक, मगर फिर भी उत्पीड़ित अपनी आस्था और विश्वास के कारण। देखिए, क्या आपके देश में जनसंख्या काफी है? बिल्कुल। काफी से अधिक? हाँ। या बहुत ज्यादा? हाँ। आपके पास काफी ज्यादा हाँ, आबादी काफी है। तो क्या आप पाकिस्तान की 50% आबादी देश में वापस चाहते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं छोटे है? अल्पसंख्यक। नहीं, क्योंकि आर्थिक अल्पसंख्यक भी आएंगे। ठीक है। हम स्वागत नहीं कर सकते, हम समर्थ नहीं हैं। हम किसी को लाने का जोखिम नहीं उठा सकते, चाहे वो हिंदू हों। आप उन्हें नहीं ला सकते। हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। ये कानून उनकी बात कर रहा है जो पहले से आ चुके हैं। आप क्या करना चाहते हैं? आप उन्हें कहाँ फेंकेंगे? वो उन्हें वापस नहीं लेंगे? नहीं, ये लोग वापस जा सकते हैं। उनके पास वहां कुछ भी नहीं बचा है। आप उनके साथ क्या करेंगे? ये किस तरह का तर्क है? आपने पहले ही बहुत बड़ी जनसंख्या की बात की। क्या इसका मतलब है कि आप मजबूती से जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करेंगे? क्या ये 100%।
पिछले 25 सालों से मैं अकेला इस बारे में बोल रहा हूं और हर धर्म के लोग जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हर कोई मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं कहता हूं पहले अपनी जनसंख्या पर काबू करो, क्योंकि हमारे पास जितनी जमीन है उसके लिए हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि हम दो हमारे दो की सीमा होनी चाहिए? देखिए, आप एक लोकतांत्रिक देश में आप जबरदस्ती नियंत्रण नहीं कर सकते, मगर आर्थिक सहायता से आप नियंत्रण कर सकते हैं। आप सोच समझकर निर्णय लेने वाले लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इंसेंटिव देना चाहिए, वरना वो प्रकृति आपका हिसाब करेगी।